हेलो एवरीवन, राम राम नमस्कार। कैसे हो भाई सब लोग। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर का दूसरा लेक्चर कवर करने वाले हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या किया था, मैं जल्दी से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी या फिर ऑक्टेट रूल, जिसके अकॉर्डिंग क्या था भाई, 8 इलेक्ट्रॉन अगर एटम की वैलेंस शेल में हो गए तो वो हो जाता है स्टेबल। आज के पूरे लेक्चर में हम लोग लिमिटेशंस करने वाले हैं इस ऑक्टेट रूल की, आखिर क्या क्या इसकी कमियां हैं और कुछ कमियों को हम लोग दूर कैसे करते हैं, ओवरकम कैसे करते हैं, ये भी आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट जो है वो ऑक्टेट रूल की एक लिमिटेशन को ही ओवरकम करता है। जल्दी से हम लोग समझते हैं फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। कल हमने नाइट्राइट आयन का लेविस स्ट्रक्चर देखा था कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या थी भाई, अगर हमको लेविस स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो हम लोग ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाते थे कि कौन से इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर किया था जो कि कुछ इस तरीके का बना था, कुछ इस तरह का कार्बन मोनोऑक्साइड का लेविस स्ट्रक्चर बना था। लेविस स्ट्रक्चर है तो आप लोग चाहो तो इन तीन बॉन्ड्स की बजाय इस तरीके से भी 6 डॉट दिखा सकते हो। बात वही है, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में और एक ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। तो लेविस स्ट्रक्चर को देख के हम ये नहीं बता पा रहे कि कौन से इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं, है ना, क्योंकि हमने इसके स्ट्रक्चर में क्या देखा था, कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में और ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हम यहाँ से जज कर पा रहे हैं कि मान लो ये 6 इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड बनाए हुए हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से आए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन तो है कार्बन के और 4 हैं ऑक्सीजन के। कल हमने जब स्ट्रक्चर बनाया था तब हम लोग समझ गए थे, लेकिन सिर्फ इस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो हम जज नहीं कर पाएंगे कि कौन से इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं। सेम केस नाइट्राइट आयन का भी है। तो जहां पर भी म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, वहां तो हम लोग सिंपली समझ जाते हैं। लेकिन कहीं पर भी थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस आया, जैसे कि कार्बन का यहाँ पर आया था, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन रह गए थे, इस वजह से ऑक्सीजन ने क्या किया था, एक डेटिव बॉन्ड बना लिया था। तो इस तरह के मॉलिक्यूल में हम लोग जज नहीं कर पाएंगे कि कौन से इलेक्ट्रॉन किससे बिलोंग करते हैं, कौन सा शेयर्ड पेयर किस एटम से आया है। अगर फॉर्मल चार्ज निकालना हम लोग सीख जाएं तब ये जो कंफ्यूजन है ये दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फॉर्मल चार्ज निकालते कैसे हैं, देन उसके एप्लीकेशन पार्ट पर हम लोग बढ़ेंगे। फॉर्मल चार्ज बेसिकली लेवी स्ट्रक्चर में यही चीज बताएगा कि कौन सा शेयर्ड पेयर कौन से एटम से आया है। मान लो ऊपर का ये बॉन्ड जो बना हुआ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं, एक कार्बन का है एक ऑक्सीजन का है या फिर दोनों ऑक्सीजन के हैं। ये हम लोग समझ पाएंगे फॉर्मल चार्ज के हेल्प से। यहाँ पर देखो भाई, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, इट इज द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम हैज इन इट्स आइसोलेटेड फ्री स्टेट एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइंड टू इट इन द लेवी-स्ट्रोड स्ट्रक्चर। एक एटम के पास नेचुरली फ्री स्टेट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और लेवी स्ट्रक्चर में उसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उनके डिफरेंस को बोला जाता है फॉर्मल चार्ज। फॉर एग्जांपल कार्बन के फ्री स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। इस मॉलिक्यूल में कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, वो अगर हम लोग घटा देंगे तो हमारे पास फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। कैलकुलेट करने का भी सीधा सा फॉर्मूला है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को ध्यान से समझते हैं और कुछ एटम्स का फॉर्मल चार्ज हम लोग निकाल के देखते हैं। देखो फॉर्मल चार्ज कैसे निकलता है, किसी भी एक एटम के ऊपर अगर हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है पूरे मॉलिक्यूल में से, तो क्या करेंगे भाई, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से नंबर ऑफ लोन पेयर को माइनस करेंगे, फिर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जितने बॉन्ड उसने बनाए हुए हैं उसके हाफ को माइनस करेंगे। इस तरीके से फॉर्मल चार्ज हमारे पास निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल इस मॉलिक्यूल का मैं आपको एग्जांपल लेके तीनों एटम्स के ऊपर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके दिखाता हूं भाई। ठीक है, लेफ्ट वाला जो मॉलिक्यूल है इसका एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो जरूरी नहीं है दोनों के ऊपर फॉर्मल चार्ज सेम हो। दोनों को मैं नाम दे देता हूँ, ये ऑक्सीजन 1 हो गया, ये ऑक्सीजन 2 हो गया। तो सबसे पहले ऑक्सीजन नंबर
1 के ऊपर हम लोग निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। क्या फॉर्मूला था? फ्री स्टेट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास? 6। इसमें से हमें माइनस क्या करना है? नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन नंबर 1 के पास लोन पेयर्स कितने हैं भाई? 2 लोन पेयर हैं। लोन पेयर्स में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, ये 4 लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन 1 के पास, तो माइनस होगा 4। और क्या माइनस करना है भाई? हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाए हुए हैं ये देखो। इस ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर 4। देखो ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6 माइनस 4 माइनस 2, ये आ जाएगा भाई 0। मतलब ऑक्सीजन नंबर 1 के पास 0 फॉर्मल चार्ज है। इससे पता क्या चलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले बाकी के 2 एटम्स का भी फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं भाई। फ्री स्टेट में नाइट्रोजन एटम के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो नाइट्रोजन के ऊपर हमें दिख रहा है कि एक ही लोन पेयर है, ये रहा। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। माइनस इसमें से क्या होगा? हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इस नाइट्रोजन ने बॉन्ड कितने बना रखे हैं भाई? बॉन्ड इसने बना रखे हैं 3। 2 बना रखे हैं लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के साथ और एक बना रखा है राइट साइड वाले ऑक्सीजन के साथ। अगर 3 बॉन्ड यहाँ पर बनाए हुए हैं तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? यहाँ पर हाफ ऑफ 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 माइनस 3, ये आ जाएगा 0। तो मतलब बीच वाले नाइट्रोजन एटम के ऊपर भी फॉर्मल चार्ज कितना है? 0 फॉर्मल चार्ज है। अब एक ऑक्सीजन एटम हमारे पास बच गया, सेकेंड ऑक्सीजन एटम, उसका भी फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं। इस ऑक्सीजन एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो फ्री स्टेट में 6 ही होंगे। यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं देखो। इस ऑक्सीजन एटम के पास 3 लोन पेयर हैं, 1 2 3। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6। माइनस क्या होगा इसमें से? हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन एटम ने सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है लेफ्ट साइड वाले नाइट्रोजन एटम के साथ, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 2। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या होगा? 6 माइनस 6 माइनस 1। इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो आएगा भाई -1। यहां पर देखो ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर -1 चार्ज है, और जब हमने फॉर्मल चार्जेस निकाले डिफरेंट एटम्स के ऊपर तो क्या हुआ भाई? एक ऑक्सीजन एटम पे 0 फॉर्मल चार्ज, एक नाइट्रोजन एटम पर 0 फॉर्मल चार्ज और दूसरे ऑक्सीजन एटम पर -1 फॉर्मल चार्ज। यहां से हमें क्या पता चला? अब ये ध्यान से समझना, इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज 0 है, इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज 0 है। इससे हमें यह पता चला कि इसने जितने भी बॉन्ड बनाए हैं सबके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग से एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है। मान लो इसने ये ऊपर वाला बॉन्ड बनाया हुआ है नाइट्रोजन के साथ, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड में एक इस ऑक्सीजन का है। सिमिलरली नीचे वाले बॉन्ड में भी एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है। अगर इसने बाहर से कोई एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया होता अपने ऊपर, तब इस ऑक्सीजन के ऊपर भी फॉर्मल चार्ज -1 हो जाता। इसके ऊपर 0 फॉर्मल चार्ज है, मतलब इसने कोई भी इलेक्ट्रॉन आउटसाइड से ग्रैब नहीं किया है, और जितने भी बॉन्ड्स इसने बनाए हैं सारे के सारे म्यूचुअल शेयरिंग से बनाए हैं। सिमिलरली इस नाइट्रोजन के ऊपर भी फॉर्मल चार्ज 0 है, तो इसने भी जितने भी बॉन्ड बनाए हैं सारे म्यूचुअल शेयरिंग से बनाए हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का होगा। हाउएवर इस ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज है -1। इससे हमें ये पता चलता है कि फिलहाल जितने भी इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस शेल में है, जितने भी इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो कि इसका ना तो अपना है
ना इसने म्यूचुअल शेयरिंग से लिया है, बल्कि वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, बाहर से इलेक्ट्रॉन आया है। यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन जो इसका है, वो ना तो इसने इस नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग करके लिया है और ना ही इसका खुद का अपना है, वो एक आउटसाइड इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज दे रहा है। तो यहाँ पर ये चीज हमें पता चलती है फॉर्मल चार्ज से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिलहाल जितने भी हैं एटम की पेरिफेरी में, कौन सा उसका अपना है, कौन सा उसने म्यूचुअल शेयरिंग से लिया है और कौन सा उसने एक्सेप्ट किया है टोटली आउटसाइड एनवायरनमेंट से, ये हमें पता चलता है भाई फॉर्मल चार्ज से। यही फॉर्मल चार्ज ना मैं आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए निकाल के दिखाता हूं। हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो तीन बॉन्ड हमने कल बनाए थे, इन तीनों में दो बॉन्ड तो बने थे म्यूचुअल शेयरिंग से और एक बॉन्ड बना था ऑक्सीजन के एक तरफा डोनेशन से। इस तरीके से, है ना, दो इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग के थे और एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड जो था वो ऑक्सीजन से डेटिव बॉन्ड की तरह बना था, मतलब वन साइडेड डोनेशन से बना था। यही चीज क्या हम लोग फॉर्मल चार्ज के कॉन्सेप्ट से पता लगा पाएंगे, यही हमको चेक करना है। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, कार्बन और ऑक्सीजन का दोनों का यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज निकालेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड में। चलिए इसे निकालते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर हम लोग पहले फॉर्मल चार्ज निकालते हैं कार्बन का। कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। कार्बन जब फ्री स्टेट में होता है तब इसके पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस इसमें से क्या करना है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ कार्बन। कार्बन के ऊपर आपको दिखेगा भाई एक लोन पेयर है ना, ये रहा कार्बन का लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए लोन पेयर में, 2, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कार्बन के कितने बॉन्ड हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, 3 बॉन्ड कार्बन ने यहाँ पर बनाए हैं। लेविस स्ट्रक्चर से कितने बॉन्ड दिख रहे हैं उतना ही हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड दिख रहे हैं कार्बन ने, जो कि बनाए हुए हैं बाहर के एटम्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्डिंग के हो गए। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा भाई, देखो 4 - 2 - 3, ये आ जाएगा -1। सिमिलरली ऊपर वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज भी हम लोग निकालते हैं। ऑक्सीजन जब फ्री स्टेट में होता है तब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। यहाँ पर क्या ऑक्सीजन के पास कोई लोन पेयर है, बिल्कुल है, एक लोन पेयर है, ये रहा, इलेक्ट्रॉन हो गए 2, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड बनाए हुए हैं ऑक्सीजन ने 3, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 3 दूनी 6। तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना आएगा भाई, 6 - 2 - 3। ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर +1 चार्ज आ जाएगा, ये फॉर्मल चार्ज आ गया। अब अगर हमें लेविस स्ट्रक्चर ही दिया होता कुछ इस तरीके से, तब उससे हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती कि यहाँ पर ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनमें इन 6 इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं, कितने ऑक्सीजन के हैं। लेकिन फॉर्मल चार्ज हमें क्या बता रहा है, कार्बन के ऊपर -1 फॉर्मल चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन से वन साइडेडली डोनेट करवाया है, मतलब कि एक बॉन्ड डेटिव है। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन ने जरूर इलेक्ट्रॉन दिया है कार्बन को, इसी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आया है ना। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन के जाने से ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो फॉर्मल चार्ज हमें क्या बता रहा है भाई, कौन से एटम ने कौन से एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है तो जरूर ऑक्सीजन ने ही इलेक्ट्रॉन का डोनेशन इस तरीके से किया होगा। तो शेयर्ड पेयर में एक बॉन्ड कैसा है, एक बॉन्ड कुछ इस तरीके से बना है कि दो इलेक्ट्रॉन में से क्या है, एक तो ऑक्सीजन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन ने डोनेट कर दिया कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अब वो म्यूचुअली शेयर हो रहा है। बेसिकली मतलब क्या हो गया, ऊपर वाले दो बॉन्ड में तो एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है कार्बन और ऑक्सीजन ने, सिमिलरली दूसरे बॉन्ड में भी एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, लेकिन तीसरे बॉन्ड में कुछ ऐसा हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट कर दिया ऑक्सीजन ने, इस वजह से इस पर आ गया -1 फॉर्मल चार्ज, इस पर आ गया +1 फॉर्मल चार्ज। अब कार्बन ने उस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बना लिया। तो ये मतलब होता है फॉर्मल चार्ज का, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से कौन सा इलेक्ट्रॉन
कौन से एटम को बिलोंग करता है ओरिजिनली, ये हम लोग पता लगा सकते हैं फॉर्मल चार्ज से। हालांकि लेविस स्ट्रक्चर से ये बात हम लोग पता नहीं लगा पा रहे थे। तो पहली लिमिटेशन भी यहाँ पर हो गई हमारे ऑक्टेट रूल की, क्या कि लेविस स्ट्रक्चर को देख के हम लोग नंबर ऑफ बॉन्ड तो पता लगा पाते हैं, लेकिन ओवरऑल कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से एटम से ओरिजिनेट हुआ है, आया है, ये हम लोग नहीं बता पाते। तो फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट ये था। ये तरीका है भाई फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने का, और फॉर्मल चार्ज से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलती है ये भी हम लोग समझ गए। अब बस कुछ क्वेश्चन ही है जो हमें सोल्व करने हैं। फॉर्मल चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी में ओजोन का एग्जाम्पल लेके समझाया गया है, इसलिए ओजोन को हम भी डिस्कस कर लेते हैं। ओजोन जो है वो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसके अंदर तीन एटम होते हैं, तीनों ऑक्सीजन के होते हैं, और तीनों पर फॉर्मल चार्ज अलग अलग होता है। इस वजह से ओजोन का जो मॉलिक्यूल है उसी के हिसाब से हम लोग फॉर्मल चार्ज को भी एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर तीन ऑक्सीजन एटम हमने बना रखे हैं भाई, यही स्ट्रक्चर असल में होता है ओजोन का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तीनों ऑक्सीजन को कुछ नाम देते हैं, 1 2 3, तीनों का फॉर्मल चार्ज हम लोग निकालते हैं। पहले हम लोग निकालते हैं फर्स्ट ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज। सीधा सीधा देखो, लेवी स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बना रखा है। ऑक्सीजन जब वैलेंस स्टेट में होता है, फ्री स्टेट में होता है सॉरी, तब उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। माइनस हमें करना है इसमें से नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन नंबर 1 जो है उसके पास 2 लोन पेयर है, 1 2, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, तो 6 माइनस 4। और इसमें से क्या माइनस करना होता है भाई, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं, तो देखो इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं रेड वाले ऑक्सीजन के साथ, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 और 2 4। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा भाई, 6 माइनस 4 माइनस 2 0। तो यहाँ पर ब्लू वाले ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज आ गया 0। कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं है इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर। सेकंड वाले ऑक्सीजन पर हम लोग निकालते हैं भाई फॉर्मल चार्ज। रेड कलर का है सेकंड ऑक्सीजन एटम, हम भी रेड कलर ही ले लेते हैं। सेकंड ऑक्सीजन पर हम लोग फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास 6, माइनस हमको करने हैं नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे इस ऑक्सीजन के पास एक ही लोन पेयर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कितने हो गए लोन पेयर में 2। माइनस करना है हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं इस ऑक्सीजन ने, देखो 2 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं ब्लू ऑक्सीजन के साथ, और एक बॉन्ड बनाया हुआ है ग्रीन ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 6 माइनस 2 माइनस 3, ये हमारे पास आ जाएगा। फॉर्मल चार्ज कितना निकल के आएगा इसके ऊपर, +1। +1 फॉर्मल चार्ज जो है हमारे पास आ गया सेकंड वाले ऑक्सीजन के ऊपर। अभी ग्रीन वाले ऑक्सीजन पर, थर्ड ऑक्सीजन पर हम लोग निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। ऑक्सीजन जब फ्री स्टेट में है तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास 6, माइनस करने हैं नंबर ऑफ बॉन्ड लोन पेयर्स। लोन पेयर इस ऑक्सीजन के पास हैं 3, 1 2 3, तो लोन पेयर्स में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। माइनस और क्या करना है इसमें से हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन ने, ग्रीन ऑक्सीजन ने एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है रेड ऑक्सीजन के साथ, इसलिए इलेक्ट्रॉन हो गए बॉन्डिंग में ओनली 2। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 माइनस 1, तो मतलब इस ऑक्सीजन पर -1 फॉर्मल चार्ज आ गया। यहाँ पर तीनों ऑक्सीजन एटम्स का फॉर्मल चार्ज हमने निकाल लिया। इसके ऊपर है -1 फॉर्मल चार्ज, और ऊपर वाले ऑक्सीजन पर था +1 फॉर्मल चार्ज। तीनों ही ऑक्सीजन एटम्स पर कुछ ना कुछ डिफरेंट फॉर्मल चार्ज आया है। अब इसका मतलब क्या है, देखो 0 फॉर्मल चार्ज अगर ब्लू ऑक्सीजन एटम पर आ रहा है तो इसका मतलब ये है इसके पास जितने भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी बॉन्ड इसने बनाए हैं, सारे के सारे म्यूचुअल शेयरिंग से बनाए हैं। 2 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं, दोनों ही
म्यूचुअल शेयरिंग से बनाए हैं, मतलब हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 में से एक इसका है और एक दूसरे एटम का है। और जीरो फॉर्मल चार्ज का एक और मतलब क्या है, जितने भी लोन पेयर्स इसके ऊपर हैं, वो सारे इसके अपने हैं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्री स्टेट में थे, वही अभी भी इसके लोन पेयर बन के प्रेजेंट हैं। इस ऑक्सीजन एटम से इसने कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं लिया है। ये मतलब हो गया जीरो फॉर्मल चार्ज का। तो जीरो फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या होगा, जितने भी बॉन्ड इसने बनाए हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग के साथ बनाए हैं, साथ में जितने भी लोन पेयर इसके पास है सारे के सारे इसके खुद के हैं, एक्स्ट्रा नहीं लिया है इसने। बीच वाले ऑक्सीजन एटम के ऊपर +1 फॉर्मल चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन विद इन द मॉलिक्यूल दिया हुआ है किसी दूसरे एटम को। किसको दिया हुआ है, जिसके ऊपर -1 फॉर्मल चार्ज है। तो इस ऑक्सीजन के पास -1 फॉर्मल चार्ज है, मतलब इसने जरूर बाहर से कोई एक इलेक्ट्रॉन लिया है। वो हो सकता है शेयर्ड पेयर में हो, लोन पेयर में हो, ये अभी हमें नहीं पता। लेकिन फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट लेविस स्ट्रक्चर के अंदर हमें ये बता देता है कि कौन से एटम के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है किसके पास एक्स्ट्रा है और किसके पास अपने खुद के हैं। तो ये था भाई फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट ओजोन मॉलिक्यूल के अंदर। इस तरीके से फॉर्मल चार्ज निकालना आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है लेविस स्ट्रक्चर भी ना दिया जाए, फिर आपको फॉर्मल चार्ज खुद से निकालना हो, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये था भाई फॉर्मल चार्ज इन ओजोन। थोड़े से और एप्लीकेशंस करते हैं भाई फॉर्मल चार्ज के, कुछ और मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो ओजोन का ही यहाँ पर फॉर्मल चार्जेस वगैरह ड्रॉ किए हुए हैं, हमने भी यही निकाले थे तीनों। आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फॉर्मल चार्ज डज नॉट इंडिकेट द चार्ज सेपरेशन इन द मॉलिक्यूल, इट हेल्प्स इन कीपिंग ट्रैक ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एवरी एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। फॉर्मल चार्ज जो है ना, वो ये नहीं बता रहा कि एक्चुअल चार्ज सेपरेशन कितना है, कौन से एटम के ऊपर कितना एक्चुअल चार्ज है, ये जो है नहीं बताता है फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट। हाउएवर ये कॉन्सेप्ट ये बताने में हेल्प करता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो थे हर एटम के, वो कहाँ कहाँ पर गए हैं। जब एटम से मॉलिक्यूल बना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर एटम के किसके साथ शेयरिंग हुई है, कहाँ पर ट्रांसफर हुए हैं, ये ट्रैक हम लोग कर सकते हैं फॉर्मल चार्ज की हेल्प से। ये कोई एक्चुअल चार्ज नहीं होता, ये एक्चुअल चार्ज का सेपरेशन नहीं है दो एटम्स के बीच में। अगर इसी को मैं आपको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे समझाऊं तो देखो, मान लो हमने NO2 का स्ट्रक्चर किया था उस इस तरीके से। NO2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर था बेसिकली, ये नाइट्राइट आयन का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसी ऑक्सीजन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज फैला है, नहीं। हमने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जैसे कि देखे हुए हैं। क्या होता है भाई, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्या होता है, राइट साइड वाले ऑक्सीजन पर ये नेगेटिव चार्ज पहुंच जाता है। तो बेसिकली ये जो चार्ज है ना, ये लोकलाइज नहीं है। फॉर्मल चार्ज सिर्फ ये बता रहा है कि कौन से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहे हैं, बस इतना ही बता रहा है। एक्चुअल चार्ज का सेपरेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर हमने देखा था, कार्बन पर था -1 चार्ज, ऑक्सीजन पर था +1 चार्ज। तो ये जो फॉर्मल चार्ज है, ये चार्ज का सेपरेशन नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर एक्चुअल में चार्ज नहीं होता है एटम्स के ऊपर। बस +1 से हम लोग ये समझ जाते हैं कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें एक ऑक्सीजन ने एक्स्ट्रा दिया हुआ है और कार्बन ने एक एक्स्ट्रा लिया हुआ है। दिस इज द मीनिंग। ये कोई आयोनिक बॉन्ड नहीं है जिसके ऊपर हम लोग प्लस माइनस चार्जेस दिखा दें। तो ये मतलब है भाई फॉर्मल चार्ज का। इट डज नॉट इंडिकेट द एक्चुअल चार्ज सेपरेशन इन द मॉलिक्यूल। बस ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैक करता है। जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये तीन कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं, तो कौन से एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने कहां पर पोजीशन ली है, ये हम लोग जज कर पाते हैं फॉर्मल चार्ज की हेल्प से। CCl4 के अंदर फॉर्मल चार्ज निकाल के देखते हैं भाई कार्बन का। हमें पता है चारों ही बॉन्ड जो कार्बन ने बनाए हैं म्यूचुअल शेयरिंग से बनाए हैं, तो यहाँ पर कितना फॉर्मल चार्ज आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना। क्योंकि ना तो इसने बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन लिया है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, बस इसने म्यूचुअल शेयरिंग की है, तो 0 फॉर्मल चार्ज आना चाहिए। देखते हैं कैलकुलेट करके। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास होते हैं 4। क्या कोई लोन पेयर यहाँ पर है कार्बन के पास, जी नहीं, 0। माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो देखो 4 बॉन्ड कार्बन ने यहाँ पर बनाए हुए हैं, 4 बॉन्ड हैं, तो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 में हो गए 8।
तो यहाँ पर 0 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा कार्बन के ऊपर। चारों क्लोरीन्स का भी आप लोग निकाल सकते हो, 0 ही आने वाला है। हाउएवर यहाँ पर फॉर्मल चार्ज 0 नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, इसलिए इस ऑक्सीजन के ऊपर -1 फॉर्मल चार्ज आएगा। इस नाइट्रोजन ने भी म्यूचुअल शेयरिंग से ही सारे बॉन्ड बनाए हैं, इसलिए इसके ऊपर 0 फॉर्मल चार्ज आएगा। इस ऑक्सीजन ने भी सारे बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से बनाए हैं, इसके लोन पेयर भी खुद के हैं, इसलिए इसके ऊपर भी 0 चार्ज आएगा। हाउएवर इस ऑक्सीजन ने ये बॉन्ड तो म्यूचुअल शेयरिंग से बनाया था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से लिया हुआ, इस वजह से इस पर -1 चार्ज आएगा और ओवरऑल मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बन जाएगा NO2 नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन एटम पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है। यहाँ पर एक चीज और आप लोग नोटिस कर सकते हो एडिशनल, वो क्या है, सभी एटम्स के फॉर्मल चार्जेस को अगर हम लोग जोड़ दें तो टोटल मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है ये निकल आता है। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन पे फॉर्मल चार्ज था -1, ऑक्सीजन पर था +1, दोनों को ऐड कर देंगे कितना फॉर्मल चार्ज आएगा 0। मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं है, पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। हाउएवर NO2 में अगर हम लोग सभी एटम्स के फॉर्मल चार्जेस को जोड़ेंगे तो फॉर्मल चार्ज आएगा -1, मतलब पूरे आयन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली ओजोन के अंदर देखो, एक ऑक्सीजन पे चार्ज है +1, दूसरे पे -1, दोनों ऑक्सीजन एटम्स के चार्ज को जोड़ देंगे तो टोटल चार्ज आएगा 0। मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, मॉलिक्यूल बिल्कुल न्यूट्रल है। और हमें पता भी है भाई ओजोन का मॉलिक्यूल O3 न्यूट्रल होता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता इसके ऊपर। तो मेनली क्या समझ लो भाई, फॉर्मल चार्ज एक्चुअल चार्ज नहीं होता, बस ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करता है। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मल चार्ज हम लोग निकालते हैं। अभी कुछ और लिमिटेशंस हम लोग करते हैं ऑक्टेट रूल की। पहली लिमिटेशन तो यही थी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ट्रैक नहीं कर पाता ऑक्टेट रूल, वो हम लोग अलग से एक कॉन्सेप्ट के रूप में स्टडी कर रहे हैं। फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट ऑक्टेट रूल के बाहर का कॉन्सेप्ट है, जिसने की एक लिमिटेशन को दूर किया है। तो ऑक्टेट रूल से पहली लिमिटेशन आप लोग ये भी लिख सकते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ट्रैक नहीं कर पाता, उसका फाइनल स्ट्रक्चर जो बनता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर, उससे हम पता नहीं लगा पाते कि कौन से इलेक्ट्रॉन कौन से एटम से ओरिजिनेटेड है। आगे और लिमिटेशंस हम लोग करते हैं अभी। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, पहली लिमिटेशन देखो भाई। अच्छा, मेन लिमिटेशन क्या है, ऑक्टेट रूल ने क्या बताया था कि 8 इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस शेल में हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। हाउएवर हम काफी सारे एग्जांपल यहाँ पर करने वाले हैं जिनमें सभी एटम्स की लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं, फिर भी वो स्टेबल है। यही लिमिटेशन है। फर्स्ट तरीके के मॉलिक्यूल है भाई इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ये जितने भी मॉलिक्यूल यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं, इनमें सेंट्रल एटम के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं और स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम क्लोराइड, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 है। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड भी अगर कंसीडर करोगे आप लिथियम का, तो लास्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 8 तो नहीं होंगे। क्लोरीन के हाउएवर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, लेकिन लिथियम के नहीं है। तो फिर भी ये मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है ना, इसलिए ये एक लिमिटेशन हो गई ऑक्टेट रूल की। इवन विदाउट कंप्लीटिंग द ऑक्टेट दिस इज मेकिंग ए स्टेबल मॉलिक्यूल। BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड भाई, यहाँ पर देखो 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम की लास्ट शेल में, फिर भी ये मॉलिक्यूल स्टेबल है। BeH2 बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली BCl3, इसकी भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। एक खाली पी ऑर्बिटल बचेगा अगर आप लोग चेक करोगे तो, है ना। फिर भी ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली एक और मॉलिक्यूल होता है BF3, इस तरीके से बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल होता है ये भी। रीजन क्या है उसका हमें यहाँ पर डिस्कशन नहीं करना है, बेसिकली बैक बॉन्डिंग इसके अंदर एक होती है, तो ये भी स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोरोन की लास्ट शेल में, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, स्टिल दिस मॉलिक्यूल इज स्टेबल। तो पहली लिमिटेशन क्या हो गई, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बीच वाले एटम का, स्टिल स्टेबल मॉलिक्यूल बन रहे हैं। नेक्स्ट देखो ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर भी कुछ इस तरीके के मॉलिक्यूल हैं जिनके लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओड हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो इवन इलेक्ट्रॉन थे,
कम से कम हम लोग ये तो बोल सकते थे कि एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, लेकिन यहाँ पर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही टोटल ओड हो गए, उसके बावजूद भी ये स्पीसीज स्टेबल हैं। यहाँ पर जैसे कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस है, NO गैस, ये भी स्टेबल मॉलिक्यूल होती है। यहाँ पर अगर आप लोग काउंट करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो देखो ऑक्सीजन की लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, स्टिल दिस इज अनस्टेबल, दिस इज। यहाँ पर NO2 गैस अगर आप लोग देखोगे, NO2 गैस, तो अभी यहाँ पर एक चीज तो ये देखो, ये NO2 नेगेटिव नहीं है, ये NO2 गैस है। यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास अगर देखोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ओड है, 4 इलेक्ट्रॉन इस तरफ, 2 इस तरफ, 6 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 7 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास जो है प्रेजेंट है। स्टिल दिस इज स्टेबल, NO2 गैस होती है, वही वी ऑल नो। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी इसी तरीके से गैस होती है। आगे देखो थर्ड लिमिटेशन, अच्छा मतलब ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, स्टिल दीज मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल। नीचे देखते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जो 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखते हैं अपने लास्ट शेल में और स्टेबल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल PCl3 देते हैं, PCl5 सॉरी, PCl5 में 5 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो फोस्फोरस के 10 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। HF6 मॉलिक्यूल, सल्फर ने 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं फ्लोरीन एटम्स के साथ, तो वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन है। स्टिल दिस मॉलिक्यूल इज स्टेबल। ये है भाई H2SO4 एसिड का स्ट्रक्चर। सल्फर ने देखो कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 2 4 2 6, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 6 बॉन्ड मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। स्टिल दिस मॉलिक्यूल इज स्टेबल। तो कुछ मॉलिक्यूल्स में ऑक्टेट रूल फेल भी हो जाता है, एक्सपेंड भी हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, बट स्टिल वो मॉलिक्यूल स्टेबल रहते हैं। ये थी तीसरी लिमिटेशन। अच्छा, यहाँ पर हो सकता है आपको लगे कि फोस्फोरस सल्फर ये जो है ना, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है ना। थर्ड पीरियड में क्या होता है, डी सब सेल आ जाती है, इस वजह से आपको लगे कि हाँ ये एक्सपेंड कर पा रहे हैं अपना ऑक्टेट। हाउएवर यही सेम एलिमेंट ऑक्टेट रूल फॉलो भी करते हैं। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी बना लेते हैं फोस्फोरस और सल्फर जैसे एलिमेंट, थर्ड पीरियड के एलिमेंट, जिनमें उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो वहां पर भी स्टेबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल सल्फर बनाता है भाई SH2, जैसे ऑक्सीजन बनाता है OH2 या फिर H2O, वैसे ही सल्फर भी डाइहाइड्राइड बनाता है, 2 हाइड्रोजन के साथ में अटैच हो जाता है। यहाँ पर देखो टोटल इलेक्ट्रॉन सल्फर के 6 हैं, सॉरी 8 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है। यहाँ HCl2 में भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। सिमिलरली PCl3 में देखो 8 इलेक्ट्रॉन सल्फर के कंप्लीट हैं, फोस्फोरस के भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं। तो यही जो एटम्स हैं फोस्फोरस और सल्फर, ये ऑक्टेट रूल कुछ मॉलिक्यूल्स में फॉलो भी कर जाते हैं। यहाँ पर ऊपर हमने एक्सपेंडेड ऑक्टेट में इनके मॉलिक्यूल बनाए हैं, इसका मतलब ये मत समझना कि ऑक्टेट रूल को फॉलो ही नहीं करेंगे। कुछ कंपाउंड में फॉलो कर जाते हैं, कुछ कंपाउंड्स में जो है एक्सीड भी कर जाता है इनका ऑक्टेट, 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थी भाई थर्ड लिमिटेशन। और लिमिटेशन पढ़ते हैं भाई, कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेज। देखो नोबल गैसेज जो होती हैं वो पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल लास्ट ग्रुप के अंदर आती हैं, उनकी लास्ट शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से तो उन्हें कंपाउंड बनाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल हैं, ऑलरेडी कन्फिगरेशन उनकी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं लास्ट शेल में। हाउएवर जो नीचे की नोबल गैसेज होती हैं, फॉर एग्जांपल नोबल गैसेज कुछ ऐसे होती हैं, हीना, नीना और रीना, जेल से रन, इस तरीके से हमने पूरी पीरियोडिक टेबल ही रटी थी। तो जो नीचे की गैसेज होती हैं भाई, ये अच्छे खासे कंपाउंड्स बना लेती हैं। जीनोन और क्रिप्टोन के ये जो कंपाउंड्स नीचे एग्जांपल दिए हुए हैं ये वेल नोन है। जीनोन F2, KrF2 क्रिप्टोन के भी कंपाउंड हैं, और जीनोन के ऑक्सीफ्लोराइड्स भी बहुत बनते हैं, SeOF2, XeO2F2, इस तरीके के काफी सारे कंपाउंड जो हैं बनाती हैं नोबल गैसेज भी। हालांकि इनकी लास्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट होता है, फिर भी ये बॉन्डिंग कर रही हैं, फिर भी ये मॉलिक्यूल्स बना रही हैं। इनके अंदर अगर हम लोग अब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो काफी ज्यादा मिलने वाले हैं, है ना, क्योंकि 8 तो अकेले जिनोन के ही हो गए, ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ में ये जुड़ा है तो 2 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी आएंगे, तो ऑक्टेट भी बड़े आराम से एक्सीड इनका होना ही है। तो इसलिए ये भी लिमिटेशन है ऑक्टेट रूल की।
आगे देखते हैं भाई, दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो है ना, ये मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में नहीं बता पाती। इलेक्ट्रॉन कितने शेयर्ड है ये बता देती है, लेकिन शेप कैसी होगी ये नहीं बता पाती। एक और लिमिटेशन क्या हो गई, ऑक्टेट थ्योरी आल्सो गिव नो डिस्क्रिप्शन अबाउट स्टेबिलिटी एंड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को भी जज नहीं कर पाती है अच्छे से, क्योंकि हमने देखा है ये तो बता रही थी कि ऑक्टेट कंप्लीट होने से स्टेबिलिटी आती है। हाउएवर बिना ऑक्टेट के भी स्टेबिलिटी कम होती है, और कईयों में ऑक्टेट एक्सीड होने पर भी स्टेबिलिटी होती है। तो स्टेबिलिटी हो गई और एनर्जी हो गई, उसके बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं देती है हमारी ऑक्टेट थ्योरी, हमारी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। नेक्स्ट देखो भाई, octet theory consider electrons to be shared for bonding. It gives no explanation for the ionic compound. octet थ्योरी सिर्फ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो बॉन्ड बनता है उसी के बारे में डिस्क्राइब करती है, मतलब सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स को अच्छे से डिस्क्राइब करती है। आयोनिक कंपाउंड्स में कैसे बॉन्डिंग होती है, क्योंकि उसके अंदर शेयरिंग तो नहीं होती है इलेक्ट्रॉन की, वहां पर तो कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। उसके बाद आयंस बनते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयोनिक कंपाउंड बनते हैं। तो उस तरीके से भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स को ही एक्सप्लेन कर पाती है, आयोनिक बॉन्ड्स को नहीं। तो ये थे भाई काफी सारे लिमिटेशंस। अब इन्हीं लिमिटेशंस को आगे के चैप्टर में भी डिस्कस किया जाएगा। फॉर एग्जांपल इससे नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो क्या होने वाला है भाई, आयोनिक कंपाउंड्स, उनका स्ट्रक्चर, शेप, स्टेबिलिटी कैसे होती है वो सब डिस्क्राइब करेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी नहीं कर पाई। और एक लिमिटेशन क्या थी भाई इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी की, ऑक्टेट थ्योरी की, वो शेप नहीं बता पा रही थी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की। तो शेप के लिए स्पेशल एक थ्योरी होती है वेस्पर थ्योरी, वो भी आगे के चैप्टर में आने वाली है, वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो आगे कि चैप्टर में कैसे बॉन्ड बन रहे हैं आयोनिक कंपाउंड्स में, कैसे बॉन्ड बन रहे हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स में, और शेप कैसी बन रही है मॉलिक्यूल्स की, ये सब कुछ डिस्कवर किया जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो आगे आने वाले हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है भाई, आज के लेक्चर में हमने लिमिटेशंस पढ़ी हैं ऑक्टेट थ्योरी की, और कुछ लिमिटेशंस को हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं फॉर्मल चार्ज निकाल के। बाकी की लिमिटेशन को आगे के चैप्टर में हम लोग दूर करेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। बाय।